आदाब, मैं हूँ काज़ी शफ़ाउल हक और आप सभी का इस्तकबाल है आज के ख़ास प्रोग्राम में, जहाँ बात होगी स्कॉलर शाहीन नीट अकेडमी की, जो सिर्फ़ औरंगाबाद में ही नहीं बल्कि शहर से बाहर भी अपना नाम बना रही है। इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है इनका शानदार परफ़ॉर्मेंस और लाजवाब रिज़ल्ट्स। लेकिन आज का प्रोग्राम कुछ अलग है, क्योंकि आज हम मैनेजमेंट के किसी ज़िम्मेदार से नहीं बल्कि उन लोगों से बात करेंगे जो किसी भी एकेडमी इंस्टीट्यूशन के लिए फाउंडेशन होते हैं। उन लोगों से बात करेंगे जिनके हाथों में होते हैं बच्चों के सपनों की बागडोर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फैकल्टीज़ की, जो नीट जैसे टफ एग्ज़ाम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और बच्चों से भी मेहनत करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प मुलाकात। सर, आप तीनों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला। सर, इंट्रोडक्शन के तौर पर आप तीनों बताइए कि आपका नाम, आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और नीट पढ़ाने का आपका एक्सपीरियंस कितना है? मेरा नाम है डॉक्टर जमाल निचलकर और मैं शाहीन एकेडमी में एज अ बायोलॉजी फैकल्टी हूँ। और मेरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मैं एक डॉक्टर हूँ, बीडीएस हुआ है मेरा। एंड मेरा जो ग्रेजुएशन है भाटी हॉस्पिटल से हुआ है। और एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो मेरा एक 10 से 12 साल का एक एक्सपीरियंस है इस नीट कोचिंग इंडस्ट्री में। मेरा नाम अब्दुल हादी लतीफ़ अहमद है। मैं नेट एग्ज़ाम क्रैक कर चुका हूँ। इसके अलावा गेट एग्ज़ाम और पीएचडी मेरा चल रहा है अभी। और मैं शाहीन एकेडमी में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और 7 ईयर्स से मेरा एक्सपीरियंस है नीट पढ़ाने में। मेरा नाम मोइन पठान है। मैंने एमटेक किया है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में। मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल से फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, नीट और जेई दोनों के लिए ही। और करंटली स्कॉलर शाइन एकेडमी में ऑलमोस्ट मुझे 5 साल होते आ रहे हैं। तो जैसा कि आप तीनों ने बताया, आप पहले का आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आप किसी और इंस्टीट्यूट में पहले पढ़ाते थे शाहीन एकेडमी से पहले? एक्चुअली गिरी सेल्स गुरुकुल कोचिंग क्लासेस में पहले पढ़ाया करता था। वहाँ पर एक फाउंडेशन डिवीज़न था, वहाँ पर मैं फिज़िक्स डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। वहाँ 1-2 साल पढ़ाने के बाद फिर मैं शाइन में। सर, आप? मैं इससे पहले अली खान में पढ़ाया चुका हूँ और उसके बाद शाहीन एकेडमी ज्वाइन करके 5 साल हो चुके हैं। मैंने भी पढ़ाया है काफ़ी सारे क्लासेस में, और उसी के साथ साथ मेरा खुद का भी कोचिंग इंस्टीट्यूट था, जिसमें मैंने पढ़ाया एक तकरीबन 6 to 7 ईयर्स। और उसके बाद मैंने शाहीन एकेडमी को लास्ट 2 ईयर से ज्वाइन किया। जैसे कि आपने बताया दूसरे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा चुके हैं, तो दूसरे इंस्टीट्यूट्स में और शाहीन में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? एक चीज़ मेरे हिसाब से कि एक फ्रीडम ऑफ वर्क मेरे हिसाब से लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे और दूसरे इंस्टीट्यूट में एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस देखने मिलता है कि काम का जो एक फ्रीडम मिलता है कि आपको भी जो है कुछ चीज़ें सामने रखी जाती है, मतलब आपकी तरफ से आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्शंस आपको मिलेंगे उसी हिसाब से आपको चलना है। तो आपका भी एक ओपिनियन को एक रिस्पेक्ट दी जाती है, मुझे ऐसा लगता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि हम देखते हैं हर क्लास में अलग-अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ कुछ ज़्यादा सीरियस होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं। तो इन सब को आप कैसे टैकल करते हैं? देखिए, एक्चुअली यही एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अच्छे टीचर की कि वो क्लास में अलग अलग टैलेंट्स के और मतलब अलग अलग लर्निंग कैपेसिटीज़ के बच्चों को कैसे डील करता है। तो आई थिंक हम ये कहते हैं कि सब्जेक्ट को ईजीएस्ट वे में आसान लेवल पे लेके जाते हैं, बच्चों को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं जिसमें सारे बच्चों को समझ में आ जाए। इसके अलावा जब क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं हम, तो क्वेश्चंस इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट इस तरह सॉल्व करवाते हैं। और इजी मॉडरेट क्वेश्चन जब सॉल्व करवाते हैं तो जाहिर सी बात है जो बच्चे बहुत अच्छा लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो वो थोड़ा मतलब उस टाइम पे फील करते हैं कि वो शायद चीज़ों को अच्छे से सीख चुके हैं, तो उनको फिर हम थोड़े और टफ लेवल के क्वेश्चंस या अलग अलग क्वेश्चन बैंक से उनको क्वेश्चंस देकर उनको उस तरह से बिजी रखते हैं। इन शॉर्ट कि बच्चों से करवा के भी लिया जाता है, ऐसा नहीं कि बस उनको पढ़ाया और छोड़ दी, ऐसा नहीं कि उनसे करवा के भी लिया जाता है, हर चीज़ का रिपीटेशन करवाया जाता है। और दूसरी चीज़ बायोलॉजी की अगर बात करूँ मैं, तो उसमें एनसीईआरटी का जो रीडिंग प्रोग्राम है वो भी करवाया जाता है, ताकि बच्चों को एनसीईआरटी डेप्थ तक समझ में आ जाए। तो ये चीज़ें भी हो जाती है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन जो चल रहा है, इंटरेक्शन लेक्चर के बिटवीन भी जो इंटरेक्शन है वो भी किया जाता है, ताकि बच्चों का भी थोड़ा सा जो है इन्वॉल्वमेंट रहे क्लास में। सबसे सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से रील्स और शॉर्ट्स का ज़माना है, 30 सेकंड से ज़्यादा का वीडियो भी लोग बच्चे देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग कैसे फ़ोकस को मेंटेन कर पाते हैं जब आपका लेक्चर 2 से ढाई घंटे तक का होता है? देखिए, डिस्ट्रैक्शन तो तब होता है ना जब हम जो चीज़ कर रहे हैं उसमें हमको इंटरेस्ट ना आए।
तो बीइंग अ टीचर हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होनी चाहिए कि हम उस बच्चे को उस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप करवाएं जो हम पढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये इंश्योर करूँगा कि बच्चे उस चीज़ में इंटरेस्टेड रहे। और सिंस मैं पढ़ाता ही फिजिक्स हूँ तो मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए वही चीज़ें हैं जो वो आसपास में देखते हैं। तो अगर हम कोशिश करें कि हम एक्सपेरिमेंटली उनको कुछ बताएं, उनकी फैमिलियरिटी वाली चीज़ अगर हम उनको एक्सप्लेन करें, तो जो डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट होता है जहाँ पर बच्चों का फोकस लूज हो जाता है, हम उसको मेंटेन करने के लिए उनका इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है बहुत लेंदी और उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ऐसे हम मानते हैं। तो आप इस सब्जेक्ट में कैसे बच्चों का इंटरेस्ट मेंटेन कर पाते हैं? अब बायोलॉजी की अगर बात करेंगे तो लेंदी सब्जेक्ट तो है, क्योंकि नीट में मार्क्स आपको लगभग 50% जो मार्क्स है बायोलॉजी के ये मिलते हैं। 720 मार्क्स का जो टोटल नीट होता है उसमें से 360 मार्क्स आपको बायोलॉजी में मिलते हैं। लेंदी है, समझने के लिए कुछ चैप्टर्स जो है कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि हम लोग जो है या फिर मैं जो है पर्सनल लेवल पर उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हिंट्स है, ट्रिक्स है, निमोनिक्स है, इन सब सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। मतलब कि कोई कॉन्सेप्ट है जो इजीली समझ में नहीं आएगी, तो उनके लिए कुछ ट्रिक्स हम लोग पर्सनली तैयार करता हूँ, और उन ट्रिक्स को फिर बच्चों को समझाया जाता है कि किस तरीके से आप इस लेंदी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, ट्री डायग्राम्स का भी यूज़ किया जाता है। मैं पर्सनली ट्री डायग्राम जो है, हमें कोई कॉन्सेप्ट एक लेंदी कॉन्सेप्ट है उसको सिंप्लीफाई करके एक ट्री डायग्राम में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि जब वो एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पहले ट्री डायग्राम जैसे पढ़ेंगे तो उनके माइंड में एक माइंड मैप तैयार हो जाता है। माइंड मैप एक मेथड होता है स्टडी का, एक माइंड मैप तैयार हो जाता है तो कि जो इस कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी चीज़ें अल्टरनेटिवली आपको पढ़नी है, मतलब कौन से कॉन्सेप्ट के बाद दूसरा कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है। तो माइंड मैप ट्री डायग्राम्स के जरिए ये सब्जेक्ट आसान किया जा सकता है, भले ही वो लेंदी हो लेकिन ईजिली वो उसको क्वेश्चंस हैंडलिंग, उन लेंदी कॉन्सेप्ट्स के जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। बायोलॉजी में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे से उनको सॉल्व करवा के लिए जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन अलग अलग वेज से कैसे आ सकता है, तो अलग अलग जितने पॉसिबल वेज है वो पॉसिबल वेज उनके सामने रखे जाते हैं और उनसे सॉल्व करवा के लिए जाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से मैं एक अलग वे से, और स्मार्ट जो मेथड होती है स्टडी की, वो मैं ज़्यादा थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि स्मार्ट मेथड में हर साल मैं एक बच्चों को बोलता हूँ कि वोलेटाइल नोटबुक्स बनाना है, जी। जिसमें जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उनको आपको अलग से एक सेपरेट नोटबुक बनानी है। उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स आपको लिखने हैं और उसको रेगुलर रिवाइज़ करना है। ऐसा नहीं कि बस लिख लिया और बाद में रिवीजन दिया ही नहीं। रेगुलर आपको एग्ज़ाम तक रिवीजन देना है, ताकि आपके मार्क्स अच्छे से बढ़ सकते हैं एग्ज़ाम। सर आप बताइए कि एक फैकल्टी के तौर पर आपको मैनेजमेंट, पेरेंट्स और स्टूडेंट तीनों के एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना होता है। तो कैसे कर पाते हैं आप ये बैलेंस? देखिए एक्चुअली ये चीज़ हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है कि मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तीनों की एक्सपेक्टेशन एक्चुअली एक ही है। तीनों की जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि किसी तरह से हमारा बच्चा एग्ज़ाम में पास हो जाए, कामयाब हो जाए, ऐसे मार्क्स वो लेके आए कि जिससे उसका आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। तो फिर हम कोशिश ये करते हैं कि किस तरह से हम और सब्जेक्ट को आसान बना के बच्चों को इनकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचाएं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप फिज़िक्स पढ़ाते हैं, तो जनरली ये माना जाता है कि फ़िज़िक्स और मैथ जैसे जो सब्जेक्ट है ये बहुत टफ़ होते हैं। तो इसको आप स्टूडेंट के लिए ईज़ी कैसे बनाते हैं ताकि वो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए? ये एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट चूज़ करने का एक रीज़न भी शायद यही है कि मैं क्यों फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। बिकॉज जैसे आपने बोला कि ये सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट है, जैसे फिज़िक्स और मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माने जाते हैं। तो जब मैं स्टूडेंट था मैंने भी ये चीज़ें काफ़ी झेली है कि फिज़िक्स समझ में नहीं आएगा या मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा। तो मैंने ये देखा है कि बच्चे क्या फील करते जब ये पढ़ते हैं। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मुझे मेरा टीचर ऐसे पढ़ाता है तो मैं इस सब्जेक्ट को कैसे एंजॉय करता हूँ। जैसे अब मुझे फिजिक्स आता है बिकॉज मैंने अब ऐसे लोगों से फिजिक्स पढ़ा है जिसकी वजह से वो मुझे समझ में आए। तो जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं वहाँ होता तो इस बच्चे को ये बताया हुआ कैसे समझ में आए। जैसे अगर मैं एक्सपेक्ट करता कि मेरा टीचर कैसा होना चाहिए था, मैं उनके एक्सपेक्टेशन खुद एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये बच्चे को कुछ भी नहीं आता तब भी ये इसके साथ में आगे बढ़ सके। तो वो एक सिंपैथी जिसको हम बोल सकते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे जैसे टीचर होने चाहिए थे
मैं वैसा टीचर बनने की कोशिश करता हूँ जिससे फैमिलियरिटी आती है। प्लस ये है कि मैं बहुत हार्ड लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करता, बिकॉज है हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ इंग्लिश में ही, एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में है, बट वहाँ आने वाले बच्चे को ये नहीं देखना है कि सर को इंग्लिश कितनी अच्छी आती है, वो मेरी इंग्लिश की फ्लुएंसी देखने के लिए नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन लैंग्वेजेस में बात करूँ जो उनको जल्दी समझ में आए। तो क्लास में मेरी नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है वो बहुत रफ लैंग्वेज होती है, जो हमारे अगर देखा जाए तो औरंगाबादी लैंग्वेज हम जिसको बोलते हैं यहाँ पर। तो मैं उन लैंग्वेजेस में बात करता हूँ जिस लैंग्वेज को आसानी समझता हूँ। तो वो चीज़ें जो बहुत डिफिकल्ट लगती है तो कहीं ना कहीं सिंपल बनाने के साथ बेसिक तरीके हैं जो मैं नॉर्मली इम्प्लीमेंट। आप बताइए कि जैसे हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से शाहीन के रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं, 680 690 एम्स तक के आपके सिलेक्शंस हो रहे हैं। तो क्या इस सक्सेस के पीछे का राज क्या है, आप बता सकते हैं? देखिए, राज जो है मेरे मतलब मेहनत बोल सकते हैं, क्योंकि राज तो कुछ भी नहीं है, जो भी चीज़ें हैं आपके सामने जी है। जी। तो राज बोलने के बदले हार्डवर्क आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है, ये बात सही है। रिजल्ट 100% प्योर है, ऐसा नहीं कि फेक रिजल्ट्स है, 100% प्योर रिजल्ट्स है। और उसके पीछे जो है कुछ एक मेरे हिसाब से एक की तो मेहनत नहीं है, यहाँ पे टीचर्स, उसके साथ साथ पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल है ये। और इस ट्रायंगल अगर कलेक्टिवली काम करता है तो रिजल्ट आता है। मतलब यहाँ पे पेरेंट्स को भी काम करना होगा, टीचर्स को भी काम करना है और स्टूडेंट को भी उतना ही इफेक्टिवली मेहनत करना होगा, तब जाके रिजल्ट आता है। ठीक है, टीचर्स का एक अपना एक परसेंटेज है बच्चों से कैसे काम करवा के लेने का। जी पेरेंट्स का भी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे जा सकते हैं। उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने कोचिंग क्लास लगाया हुआ है, लेकिन बच्चा घर पे आने के बाद पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या फिर कितने आवर्स पढ़ रहा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पेरेंट लेते हैं। और तीसरी बात, अगर स्टूडेंट उस हिसाब से पढ़ रहे हैं, मतलब जो चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जा रही है, और बच्चा घर पे जाकर अगर पढ़ रहा ही नहीं है, तो क्लास लगाने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 3 लोग मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स भी कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। इसका नतीजा हो रहा है कि कलेक्टिवली रिजल्ट आ रहे हैं, जो कि आपके सामने है। जी। मेरे हिसाब से हार्ड वर्क जो किया जा रहा है यहाँ पर, और इन तीनों जो ट्रायंगल में जो 3 लोग हैं, पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट, इनको बांध के रखने का काम ये मैनेजमेंट कर रहा है, ताकि इन तीनों के अंदर एक थोड़ा सा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहे, और कोऑर्डिनेशन से ही रिजल्ट आता है। मेरे हिसाब से एक हार्ड वर्क जो किया जाता है यहाँ पर अलग से, तो वही जो है रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने। सर जैसा कि आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो केमिस्ट्री के बारे में माना जाता है कि वो फिज़िक्स से थोड़ी इजी होती है और बायोलॉजी से थोड़ी कम लेंदी होती है। क्या ये बात सही है और क्या आप इससे कैसे डील करते हैं? देखिए इसमें अगर माने तो अक्सरियत का तो ये कहना है कि फ़िज़िक्स के मुकाबले में थोड़ी सी ईजियर है, लेकिन बायोलॉजी के मुकाबले में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मानी जाती है, और लेंदी तो कम है ही। क्या? लेकिन इसमें ये है कि आप केमिस्ट्री को कैसे आसान बना सकते हो। अब इसमें ये है कि पर्सनल कुछ बच्चों को ऐसे भी लगता है कि शायद केमिस्ट्री ज़्यादा उनको टफ जाती है जब केमिकल रिएक्शंस वगैरह शुरू होती है। तो कुछ बच्चों ने ये बताया कि हमको फिज़िक्स से टफ केमिस्ट्री लगती है, और कुछ ने ये बताया कि नहीं, केमिस्ट्री ईजी है, इनफैक्ट बायो से भी ईजी है। तो ये एक्चुअली बच्चों पे डिपेंड करता है, या फिर टीचर्स पे कि वो कितने ईजिएस्ट वे में उनको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि डे टू डे लाइफ अगर उनको की एग्जांपल्स दी जाए, जैसे कि हम जो शक्कर खाते हैं, शुगर, सॉल्ट, वाटर, है ना, ये सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं। उसके फार्मूलाज कुछ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ है। हम देखते हैं कि हम जो सांस ले रहे हैं, चल भी रहे हैं, तो हमारी बॉडी में कंबशन रिएक्शन एक होती है, उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। अगर आप देखते हैं कि जितने भी पेट्रोल्स है, फ्यूल्स वगैरह है, अगर सीएनजी गैस, एलपीजी गैस, तो ये सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, किस तरह से इनका मैकेनिज्म होता है। ये सारी चीज़ें अगर डे टू डे लाइफ से रिलेट करके बच्चों को बताया जाए तो आई थिंक उनको बहुत इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। और अगर एक बार इंटरेस्ट आ गया तो फिर वो, मुझे नहीं लगता कि जैसे मोहित सर ने बताया कि इंटरेस्ट अगर डेवलप हो गया तो शायद फिर उसके बाद वो सब्जेक्ट उनका उतना हार्ड नहीं लगता। जैसे चाहे वो फिज़िक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी तो वैसे ही माना जाता है कि थोड़ा इजी है, लेकिन इसमें भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि काफ़ी डिफिकल्ट है, पेचीदा टॉपिक्स हैं। तो अगर उसको बच्चों को उसमें इंटरेस्ट पैदा करवाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो सब्जेक्ट उतना हार्ड रह जाता है फिर। सर आप बताइए, जैसा कि हम देखते हैं कई बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में बच्चे होते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो बैनर के ऊपर 10 से 15 ही नाम होते हैं। तो उन इंस्टीट्यूट के रिज़ल्ट्स में और आपके रिज़ल्ट्स में क्या फ़र्क है? देखिए, रिजल्ट तो रिजल्ट होता है, और
वो रिजल्ट कम हो या ज़्यादा हो, इसमें हमको कभी भी एक बच्चे का और उनके टीचर्स के एफर्ट को हमको कभी नेगलेक्ट नहीं करना। मैं ये मान सकता हूँ कि हम अपने इंस्टीट्यूट में कम स्टूडेंट्स के साथ में डील करते हैं। हम लोग हमारी क्लास की स्ट्रेंथ इतनी नहीं रखते कि वो बच्चा उस क्लास में गुम हो जाए। हमारे क्लास में बच्चे हम लिमिटेड इसलिए रखते हैं कि वो बच्चा हमारे नज़र के सामने हो। तो होता ये कि हमको पता है कि इस बच्चे को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा नहीं कि वो जो बच्चे हमारे पास से रिजल्ट आए हमने सिर्फ उनको ग्रो किया। हम ये चाहेंगे कि कोई बच्चा अगर क्लियर नहीं भी कर पाया एग्जाम, तो वो बच्चा एक हद तक इतना डेवलप हो जाए कि अगर वो फिर से कोशिश करे या किसी दूसरे फील्ड में भी चले जाए तो वो अपने आप को नाकारा ना करे। तो जब नंबर्स में डील कर रहे हैं तो हम स्कॉलर शाइन में कम नंबर्स के साथ में रहते हैं, बट हम हर बच्चे को उस लेवल तक लेके जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो एक काबिल इंसान बन सके। बड़े जो इंस्टीट्यूट्स है उनकी दो कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं। एक होता है उनका फाइनेंस देखने के लिए कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पेमेंट स्ट्रक्चर्स है, तो उनको देने के लिए उनको ऐसे स्टूडेंट भी चाहिए जो फीस पे कर सकते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उनके रिजल्ट होते हैं, तो वो लोग आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं कि टॉपर स्टूडेंट की एक सेपरेट बैच कर देते हैं और एवरेज बच्चों की एक सेपरेट बैच करते हैं। उससे दिक्कत ये होता है कि जो बच्चा पहले ही कम पढ़ रहा था उस बैच में जाके अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करता है। वो सिस्टम हम यहाँ कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करते और हम इंशाल्लाह हम कभी करेंगे भी नहीं। हम चाहते हैं कि बच्चा अगर हमारे पास है, हम हर उस बच्चे को एक ही लेवल तक देखते हैं और एक ही लेवल तक लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो ये मुझे लगता है फीचर जो शाहीन ने इम्प्लीमेंट किया है, तो मुझे लगता है कि हर जगह पर भी इम्प्लीमेंट किया जाए। सर आप बताइए कि दुनिया में जो और भी फील्ड्स हैं, तो आप पर्सनली नीट को क्यों रिकमेंड करते हैं कि बच्चे ने इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है ये। फील्ड्स तो काफ़ी सारे हैं जी। और पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ कि बच्चा जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने अपने फील्ड्स में जा सकता है। लेकिन रहा सवाल आपका कि नीट ही क्यों? तो नीट के ज़रिए देखो, एक तो मेडिकल जो इंडस्ट्री है या फिर मेडिकल एक जो प्रोफेशन है, तो इसमें अलग-अलग ब्रांचेस में आपको एडमिशन मिल सकता है और अलग-अलग एडमिशन्स अलग-अलग फील्ड्स में एडमिशन मिलने के बाद मतलब स्पेशली एक डॉक्टर बनना है उनको, जो कि रेप्यूटेड डॉक्टर बन के वो बाहर निकलता है, तो एक सोसाइटी में उसका एक अलग इम्प्रेशन गिरता है। दूसरी चीज़ कि आपने लास्टली देखा होगा कि कोविड-19 के टाइम पर इंडिया में हॉस्पिटल जो है बहुत कम पड़ रहे थे। इवन डॉक्टर्स भी जो है बहुत कम पड़ रहे हैं। मतलब जो स्टाफ चाहिए, जितने डॉक्टर्स चाहिए, मतलब एलिजिबल जो डॉक्टर जो कि ट्रीटमेंट कर सकते प्रॉपरली उस चीज़ को, यानी जो पैंडेमिक जो था कोविड-19 का, कोविड-19 के पैंडेमिक को डील करने के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर्स उसी फील्ड के चाहिए थे। लेकिन आपको पता है कि उस टाइम पर अदर जो नॉन एलिजिबल या फिर जो उतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है, उनको भी ट्रेन कर कोविड-19 के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए उनको लगवाया गया। जी। इसका मतलब कहीं न कहीं मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है या फिर जो मेडिकल फील्ड है, उसमें डॉक्टर्स की कमी है, यानी लैकिंग डॉक्टर्स है। यानी पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, तो पॉपुलेशन के कंपेयर में नंबर ऑफ डॉक्टर्स अभी भी बहुत कम है। इसलिए मेरे हिसाब से नीट को प्रेफ़र इसलिए करना चाहिए कि अभी भी इसमें जो स्कोप है, बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर फील्ड्स। तो ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम। उम्मीद है आपको नीट रिजल्ट्स के पीछे की असली डेडिकेशन समझ आई हो। अगर आप भी नीट क्रैक करने का सपना देख रहे हैं, तो स्कॉलर शाहीन जैसे कमिटेड मेंटर आपके लिए आपके सफ़र में साथ ज़रूर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का भी।